बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर आरिफ अलवी की तरफ से पार्लियामेंट से मंजूर शुदा सुप्रीम कोर्ट बिल वापस करना अफसोसनाक है। वजीर आजम ने एक बयान में कहा, सदर आरिफ अलवी ने अपने अमल से साबित किया कि वो PTI के कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि सदर मुमलिकत का PTI के कारकुन के तौर पर काम करना सदारती मनसब की तौहीन है। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत इमरान नियाजी की खातिर अपनी आईनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस इख्तियार में तरमीम का बिल पार्लियामान के दायरे इख्तियार से बाहर करार देकर वापस कर दिया है। सदर अलवी ने अपने खत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 में बताई गई असखुद नोटिस के तरीक़ेकार में तब्दीली एक काबिल तारीफ ख्याल है, मगर सवाल यह है कि क्या यह मकसद आईनी तरमीम के बगैर हासिल किया जा सकता है। सदर ने मजीद कहा कि यह बिल मौजूदा शक्ल में अदालत में भी चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी आईनी इख्तियार सादा कानून साजी से तब्दील नहीं किया जा सकता। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत का कहना है कि दुरुस्तगी और दोबारा गौर करने के लिए इसे वापस भिजवाया जा रहा है। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपीली, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तदाई इख्तियार समात हासिल है, जबकि मुजव्वजा बिल आर्टिकल 184(3) यानी अदालत के इब्तदाई इख्तियार समात से मुतालिक है। आइन का आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीकेकार रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। जांच शुदा कवायद में छेड़छाड़ अदालत की अंदरूनी कार्रवाई, जबकि खुद मुख्तार और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। अदलिया की आज़ादी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्टिकल 191 को दस्तूर में शामिल किया गया। फोर्थ शेड्यूल के तहत पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सिवा तमाम अदालतों के दायरे इख्तियार और इख्तियारात के हवाले से कानून साजी का इख्तियार है, और सुप्रीम कोर्ट को खास तौर पर पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार से खारिज किया गया है। साथ ही रिपोर्टर नौशीन यूसुफ के साथ अरफा फिरोज जकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, 29 मार्च के अदालती हुक्म को ना तो चीफ जस्टिस, ना ही रजिस्ट्रार और ना ही गैर कानूनी तौर पर बने 6 रुकनी लार्जर बेंच के जरिए खत्म किया जा सकता है। इस बेंच की तश्कील ही गलत थी। आमरीत की धुंध में लिपटे किसी कमरे अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। मीडिया पर खबरें चलने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमें मजीद रिपोर्ट करेंगे। हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के असखुद नोटिस खत्म करने और सर्कुलर को कानूनी हुक्म करार देने के 6 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला कोई हैसियत नहीं रखता। ये बात जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी नोट में कही। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नोट में लिखा कि चीफ जस्टिस के कहने पर रजिस्ट्रार की तरफ से जारी होने वाले सर्कुलर पर 6 रुकनी बेंच और इसके फैसले की कानूनी हैसियत नहीं। आइन और कानून किसी अदालत के 6 जलील कद्र जजों को इख्तियार नहीं देता कि वो खुद को सारा इख्तियार दे दें। असखुद नोटिस नंबर 4/2022 में 29 मार्च का अदालती हुक्म 4 अप्रैल का सर्कुलर मनसूख नहीं कर सकता था। मुतकबिराना आमरीत की धुंध में लिपटे किसी कमरा अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इशरत अली विफाकी हुकूमत के मुलाजिम हैं, जिन्हें डेप्यूटेशन पर बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। इशरत अली को 3 अप्रैल को विफाकी हुकूमत ने बज़रे नोटिफिकेशन वापस बुलाया और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया था। इशरत अली ने विफाकी हुकूमत के हुक्म की तामील से इनकार कर दिया। 4 अप्रैल को इशरत अली ने खुद को गलत तौर पर रजिस्ट्रार जाहिर करके मुकदमा नंबर 4 की समाअत के लिए नाम निहाद लार्जर बेंच तश्कील दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट किसी कत्ल का मुकदमा खुद सुनने का फैसला कर लेती है, फिर मुल्जिम को सजा दे देती है या बरी कर देती है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस इक़दाम का कोई कानूनी असर नहीं होगा। ना तो आइन ना ही कानून ने सुप्रीम कोर्ट को फौजदारी मुकदमा चलाने का इख्तियार समाअत दिया है। ये मुकदमा कोई सेशन जज ही चला सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल 10 अप्रैल को इन चैम्बर इसकी समाअत करेंगे। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सदारती रेफरेंस खारिज होने के बाद PTI दौर में क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है आइन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। गैर आइनी और गैर जमहूरी एजेंडे की तकमील के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और फाजिल जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस गैर आइनी और गैर कानूनी है और आइन को पामाल करने की कोशिश है। एलामिया में कहा गया है कि मुकदमात मुकर्रर करना और बेंच तश्कील देना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस का मकसद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात मुलतवी कराने की कोशिश है। 14 मई को पंजाब असम्बली के इंतखाबात ना कराना आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट बार की मजलिस मुंतज़िमा के 17 में से 10 अरकान की अक्सरियत ने बार के सदर और सेक्रेटरी का बयान मुस्तरद कर दिया है। मजलिस मुंतज़िमा के 10 अरकान के दस्तखतों से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि बार के सदर और सेक्रेटरी का बयान बार की नुमाइंदगी नहीं करता। उन्होंने इस बयान से पहले मजलिस मुंतज़िमा की अक्सरियत को एतमाद में नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों में तकसीम मजीद गहरी करने के साथ साथ पार्लियामेंट की बालादस्ती पर भी हमला करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट बार की मजलिस मुंतज़िमा ने चीफ जस्टिस से मुतालिबा किया कि वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बुलाएं और इख्तिलाफात दूर करने की कोशिश करें। चीफ जस्टिस को ऐसे फैसलों में फुल कोर्ट बनाना चाहिए जिनमें जजेस में इख्तिलाफ है। बार की मजलिस मुंतज़िमा ने बार के सदर और सेक्रेटरी को मुतनब्बे किया कि वो एक सियासी जमात के तर्जुमान ना बने। बयान पर सुप्रीम कोर्ट बार के सीनियर नायब सदर मोहम्मद यूसुफ मुगल, सेक्रेटरी खजाना हफ्जा बुखारी और दीगर 8 अरकान ने दस्तखत किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। बार काउंसिल के एक बयान में कहा गया गलत फैसले ने जुडिशल सिस्टम को दागदार कर दिया है। वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करे। खैबर पख्तूनख्वा बार ने आइंदा का लाइमल तय करने के लिए 12 अप्रैल को इजलास भी तलब कर लिया है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि एक दोस्त मुल्क IMF को $2 अरब की फरहमी की तस्दीक कर चुका है। एक और दोस्त मुल्क की जानिब से $1 अरब की फरहमी की तस्दीक का इंतजार है। इसके बाद IMF की स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी। पिछले 2 हफ्तों में एक हमारे दोस्त मुल्क ने उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कंफर्मेशन की वो दे चुके हैं। दोबारा वो करीबन $2 अरब की है और सिर्फ एक हमारे दोस्त मुल्क की अभी कंफर्मेशन का इंतजार है $1 अरब। वो उसके बाद उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को साइन करने के लिए वो पूरी हो जाएंगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद पुलिस ने टीम की सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला से वसाइल की फराहमी की दरख्वास्त कर दी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला से वसाइल की फराहमी की दरख्वास्त की गई है। वसाइल की फराहमी के बाद मेहमान क्रिकेट टीम के सिक्योरिटी इंतजाम मुमकिन बनाएंगे। तर्जुमान ने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को वसाइल मुहैया होने पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, जबकि ज़राए ने दावा किया है कि इस्लामाबाद पुलिस ने पाक न्यूजीलैंड सीरीज़ के दौरान सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत की है। वफाकी पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इस्लामाबाद पुलिस को सिक्योरिटी के लिए दरकार वसाइल मुहैया नहीं किए गए। आटा फरहमी, मरदमशुमारी, रमज़ान ड्यूटी पर भी पुलिस नफरी पहले ही मसरूफ़ है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा अफगानिस्तान को 3 सुपर पावर्स फतह नहीं कर सकी। हिंदुस्तान वाले गुलाम थे, वो लड़ते नहीं थे। लाहौर में कारकुनान से खिताब में अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा अली अमीन को ये बताने के लिए गिरफ्तार किया गया कि हम गुलाम हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि सहूलतकारों ने हमें गुलाम समझकर चोरों का टोला ऊपर बिठा दिया है। लीडर खौफजदा नहीं होता, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। आज़ादी की जंग के लिए कौम को तैयार होना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर रद्दमल में कहा है कि गैर मुल्की लॉबिंग फर्म्स के गुलाम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इक़्तिदार की खातिर अपनी बेटी को कबूल ना करने वाला बुज़दिल है। आज़ादी की जंग लड़ने वाला पहला बुज़दिल है जो काले डब्बे मुंह पर पहनकर बाहर निकलता है। उन्होंने कहा बुज़दिल वो होता है जो औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर खुद चारपाई के नीचे छुप जाए। उन्होंने अपनी कुर्सी की खातिर मुल्क के खिलाफ साजिश की।
रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है कि पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस से महाजराई में इंतहाई इकदाम नहीं चाहती, बस इतना चाहती है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कमर जमान कायरा ने मजीद कहा कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से सरकारी सतह पर कोई बात नहीं की। पीपल्स पार्टी पीटीआई से डेडलॉक नहीं बल्कि डायलॉग चाहती है। MLN ने खासतौर पे ये कहना शुरू कर दिया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर मिसकंडक्ट साबित होता है और वो इस्तीफा दे। और इससे पहले हुकूमत इस बात पर भी गौर कर रही थी कि 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी है? देखिए, रेफरेंस की बात मुस्लिम लीग की हद तक तो होती रही, लेकिन ये उनकी अपनी इंटरनल पार्टी में, लेकिन ये गवर्नमेंट के लेवल पे कोई डिस्कशन का हिस्सा नहीं थी। मेरी जमात समझती है कि हमें इंतहाई इक़दाम की तरफ जाए बगैर जो हम मुतालबा कर रहे थे, इन्हीं हालात को देखते हुए हम मुतालबा कर रहे थे, इस्तदाद कर रहे थे, बार बार इसरार कर रहे थे कि आप मेहरबानी करें फुल कोर्ट बना लें ताकि ये सवाल ना उठे। बड़ी मुस्बत बात है, खासतौर पे इस माहौल में जहां पे कोई आपस में बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि तमाम जमातों से बात करके सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो जरा बताइए कि आपको क्या लगता है, ये मुमकिन है अभी भी इस माहौल में? और अपने जो साथी हैं, आपके जो इत्तेहादी हैं, PMLN, JUIF, जो कि मुस्तरद कर चुके हैं इस इम्कान को कि इमरान खान या उनकी जमात से बात नहीं हो सकती, उनको कैसे कायल करेंगे इस पर? देखिए, पहली गुजारिश तो शहजाद ये है कि हमें ये देखना है कि इस सूरत हाल में वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। पहले तो ये पॉसिबिलिटी है ना, इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं, लिहाजा इस रास्ते को अडॉप्ट किया जाए। अब इस रास्ते को अडॉप्ट किया जाए तो फिर इसके लिए क्या रास्ता है कि हम अपने इत्तेहादियों से गुजारिश करें। हम फिर समझते हैं कि सियासी तौर पे आपको बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ना है और हमने रास्ते तलाश करने हैं, डेडलॉक्स नहीं। डेडलॉक्स कभी बेहतरी का रास्ता नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मौजूदा बहरान का हल फुल कोर्ट की तश्कील है। जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट के बाद चीफ जस्टिस की इखलाकी पोजीशन कमजोर हो गई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक का कहना था, फुल कोर्ट का मुतालिबा सिर्फ PDM नहीं, हर जमहूरियत पसंद का मुतालिबा है। सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन मजाक होगा, इससे अनारकी और अफरा तफरी फैलेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10:05 पर, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जमात इस्लामी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि इसका मसला ये नहीं है कि 2 सुने, 4 सुने, 9 सुने, बल्कि फुल कोर्ट बुलाए जाए, उस पर पूरी कौम का एतमाद होगा। इसलिए कि अब जजेस के बारे में बिल्कुल ये बात आम आदमी कहता है कि इनका झुकाव प्ला पार्टी की तरफ है, इनका झुकाव प्ला पार्टी की तरफ है। ये सिर्फ PDM का मुतालिबा नहीं है, ये तमाम जमहूरियत पसंद लोगों का मुतालिबा था कि अपने आप को मुतनाज़ ना बना ले, फरीक ना बना ले। और ये कोई प्रॉपर्टी का मसला नहीं है या किसी 2 आदमियों का मसला नहीं है, ये तो 23 करोड़ अवाम की किस्मत के साथ आप खेल रहे हैं। और अब आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस दूसरे रोज भी जारी रही। ट्रेनिंग सेशन से कबल अंडर 19 खिलाड़ियों ने कौमी क्रिकेटर से मुलाकात की, ट्रेनिंग सेशन देखा। कज़ाफी स्टेडियम में कौमी वनडे और T20 स्क्वाड के खिलाड़ियों ने दूसरे रोज भी भरपूर प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। मोहम्मद रिजवान समेत बैटर्स ने इंफरादी तौर पर पावर हिटिंग की प्रैक्टिस भी की। दौरा बांग्लादेश के लिए लाहौर में जारी अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने कज़ाफी स्टेडियम में कौमी स्क्वाड के सीनियर खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनसे रहनुमाई भी ली। इतवार को कैंप का तीसरा और आखिरी दिन होगा, जबकि 10 अप्रैल को इंटर स्क्वाड मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 14 अप्रैल को खेला जाएगा। दौरा जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान शाहीन्स का तरबियती कैंप कराची में शुरू हो गया। हसीबुल्ला ने कैंप ज्वाइन नहीं किया। हेड कोच एजाज सीमा का कहना है कि पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाड़ी कौमी टीम में जगह बनाने के लिए सिर्फ 1 कदम की दूरी पर हैं। पाकिस्तान टीम का बैकअप तैयार करने का मिशन शुरू हो गया। पाकिस्तान शाहीन्स का तरबियती कैंप हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में शुरू हो गया। कैंप में कामरान गुलाम, शाहनवाज धानी, मीर हमजा, इमरान बट समेत 16 खिलाड़ियों को मदऊ किया गया है। विकेट कीपर बैटर हसीबुल्ला घरेलू मसरूफियात की वजह से कुछ रोज ताखीर से कैंप ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स के हेड कोच एजाज चीमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाड़ियों के पास बेहतरीन मौका है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस से वर्ल्ड कप से कबल कौमी टीम में जगह बना सकते हैं। इस टूर के लिए सिलेक्ट
हुए हैं पाकिस्तान शाहीन में कि वो जो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं पास्ट 2-3 इयर्स में, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि ग्रेट परफॉर्मेंस दें और जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे के वन स्टेप अवे है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, तो पाकिस्तान की टीम में अपनी जगह बनाएं। ग्रेट इंपॉर्टेंस इन देयर कैरियर के उन्होंने 2-3 साल से आप सबकी परफॉर्मेंसेस देख लें जिस बेस पे ये सिलेक्ट हुए हैं कि इन परफॉर्मेंसेस के ऊपर ये उनकी एक मेहनत का सिला उनको मिला है कि उनको एक पाकिस्तान शाहीन की तरफ से चांस मिला है, एक अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें परफॉर्म करें इस सीरीज़ में और पाकिस्तान की टीम में अपनी जगह बनाएं। कैंप के पहले रोज खिलाड़ियों को बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें कराई गई। पाकिस्तान शाहीन्स दौरा जिम्बाब्वे में 2-4 रोजा और 6 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगा। पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस की। कौमी अंडर-19 टीम साद बेग की क़यादत में बांग्लादेश का दौरा करेगी। पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जारी कैंप के पहले सेशन में कोच सबी अजहर और टीम मैनेजर तौसीफ अहमद ने खिलाड़ियों को कैंप के हवाले से ब्रीफिंग दी। कौमी नौजवान खिलाड़ियों ने नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान अंडर-19 टीम साद बेग की क़यादत में बांग्लादेश का दौरा करेगी, जहां एक 4 रोजा प्रैक्टिस मैच, 5 वनडे मैचेस की सीरीज के साथ एक T20 मैच भी खेला जाएगा। दूसरे ऑल पाकिस्तान स्क्वॉश सैटेलाइट टूर्नामेंट के फाइनल में खैबर पख्तूनख्वा के अब्दुल्ला नवाज ने पंजाब के शोएब हसन को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। लाहौर में खेले गए फाइनल मैच में खैबर पख्तूनख्वा के अब्दुल्ला नवाज को पंजाब के शोएब हसन ने पहले सेट में 11-3 से शिकस्त दी, लेकिन अगले तीनों सेट्स में अब्दुल्ला नवाज ने शानदार कमबैक करते हुए 11-9, 11-9 और 11-6 से मुकाबला जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। कराची में क्लिफ्टन सी व्यू पर इंटरनेशनल फूड चेन के रेस्टोरेंट पर नामालूम शख्स की फायरिंग से एक मुलाजिम जख्मी हो गया। वाक़े के बाद मुल्जिमान फरार हो गए, ताहम CCTV कैमरे ने मुल्जिमान की गाड़ी की शनाख्त कर ली है। SSP साउथ असद रजा के मुताबिक एक गाड़ी में 4 मुल्जिमान सवार थे। एक मुल्जिम के हाथ में राइफल थी। मुल्जिमान नशे की हालत में थे। राइफल थामे मुल्जिम ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे रेस्टोरेंट का मुलाजिम टांग पर गोली लगने से जख्मी हो गया। मुल्जिमान फरार हो गए, लेकिन गाड़ी की शनाख्त CCTV की मदद से हो गई है। जाए वक़ुआ से गोलियों के मुतादिद खोल भी मिले हैं। रेस्टोरेंट के जख्मी मुलाजिम ने अपने वीडियो बयान में बताया कि मुल्जिमान ऑर्डर लेने के लिए काउंटर पर आए थे, लेकिन सब मुलाजिम सहरी कर रहे थे। काउंटर पे कोई नहीं था। गुस्से में आकर उस शख्स ने फायरिंग कर दी। मैं बाहर देखने आया तो गोली टांग पर लगने से जख्मी हो गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा शाहिद खटक ने कहा है कि BRT, बिलियन ट्री और स्मॉल डैम समेत मुख्तलिफ मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन हुई है। BRT पर अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ और जो हुआ वो गैर मयारी है। BRT की आमदन के लिए जो प्लाजे बनाए जा रहे थे अभी मुकम्मल नहीं हुए। FIA समेत दीगर एजेंसी से इन तमाम प्रोजेक्ट्स की तहकीकात करें। टीम में बहुत ज़्यादा इंतहाई करप्शन हुई है, मगर जो मैंने देखा तो अभी तक काम आधा हुआ है। जो काम हुआ है वो सब स्टैंडर्ड हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर सड़कें टूट फूट का शिकार होती हैं। बसें भी जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। सोर्सेज है उसके रेवेन्यू के जो प्लाजे हैं वो तो अभी तक 30% भी नहीं बने। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस सारे मामलात की FIA से, प्राइम मिनिस्टर से, अपने CM से और जो भी हमारे और मुताल्लिका कि एजेंसीज हैं वो इसकी तहकीकात कराएं। हैदराबाद में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है, जिसके बाद आटे के 10 किलो के थैले की कीमत 1400 रुपए तक पहुंच गई है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। बिल्कुल, हैदराबाद में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। 10 किलो आटे के बैग की कीमत हैदराबाद के अंदर 1400 रुपये पे पहुंच चुकी है, जो अब से कुछ दिन पहले तक तकरीबन 1300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था। आटे की कीमतों में इजाफे की वजह क्या? हमारे साथ चक्की मालिक मौजूद हैं, इनसे हम मालूम करते हैं। ये आटे की कीमतों में आए रोज़ इजाफा क्यों हो जाता है? इस दफ़ा बढ़ने की वजह क्या है? जी, इसकी मेन वजह जो है महकमा खुराक की नाकस पॉलिसी है। महकमा खुराक ने रमज़ान से कबल ही ज़िलाबंदी लगा दी है। ज़िलाबंदी के बाद गंदम जो है शहरों में नहीं आ रही है।
गंदम रात को चोरी छुपे महकमा खुराक भारी रिश्वत के एवज लेके छोड़ता है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में आज 11,500 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे गंदम पहुँच गई है। जो आटा 1,300 रुपये में हमें पड़ता था, आज वो 1,400 रुपये सेल करना पड़ा है। आटे की कीमतें इस महंगाई के दौर में रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस मामले को टेकअप करके इस पर अमली इक़दाम उठाए जाएँ, और चक्की मालकान का ये कहना है कि ज़िलाबंदी ख़त्म की जाए और महकमा खुराक की पॉलिसियों को दुरुस्त किया जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जी। उधर हाफिजाबाद में एक तरफ सुई गैस की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम को सता रखा है, तो दूसरी जानिब एलपीजी गैस की रोज बरोज बढ़ती कीमतों ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज सैयद मोहम्मद जमीर। जी, हाफिजाबाद में एक जानिब सुई गैस की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम को सता रखा है, तो दूसरी जानिब एलपीजी गैस की रोज़ बरोज़ बढ़ती कीमतों ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। इस वक्त हाफिजाबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में एक गैस की बंदिश का दुरानिया 18 घंटे से तजावज़ कर चुका है। बाज़ इलाकों में शहरी और अफ्तारी के औकात में भी गैस नहीं आती, और अगर गैस आती है तो उसका प्रेशर इस कदर कम होता है जिस पर खाना पकाना मुहाल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। दूसरी जानब यहाँ पर एलपीजी गैस की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इससे गरीब आवाम के लिए अपने घरों के चूल्हे जलाना मुहाल हो चुके हैं। जी। बन्नू में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इफ्तारी और सहरी में गैस प्रेशर में कमी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। बन्नू में गैस से लोड शेडिंग में कमी ना सकी, इफ्तारी और सहरी को गैस दस्तयाब होती है, प्रेशर बहुत कम होता है जिससे खाना पकाना मुश्किल होता है। मजबूरन एलपीजी और लकड़ियों का सहारा लेना पड़ता है जो काफ़ी महंगा पड़ता है। ख़ासकर जब छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनके लिए खाने पकाने के लिए गैस नहीं होती। 24 घंटों में सिर्फ इफ्तार और सहर में गैस खोली जाती है जो ना होने के बराबर समझी जाती है। ऊपर से गैस के बिल वैसे ही आ रहे हैं चाहे गैस हो या ना हो। इस तरह बिजली की लोड शेडिंग की बदस्तूर जारी है, हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए आती है। अभी दिन ब दिन मौसम भी गर्म हो रहा है, दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात दोबारा उस्तवार करने के लिए इक़दाम जारी हैं। सऊदी तकनीकी वफ्द कौंसल खाने की बहाली के लिए ईरान पहुंच गया। वफ्द ने ईरानी वजारत खारजा में प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के सरबराह से मुलाकात की। सीनियर सिफारतकार नासिर बिन औस की सरबराही में सऊदी वफ्द ईरानी हुकाम के साथ सिफारती मिशंस की बहाली के मैकेनिज्म पर बातचीत करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की दावत पर अमेरिका, बरतानिया, रूस और जापान समेत 16 ममालिक के सिफारतकारों ने इफ्तार में खुसूसी शिरकत की। स्काउट्स और दीगर शुरका से मुलाकात की। स्काउट्स ने कौंसल जर्नल्स का वालिहाना इस्तकबाल किया। माह रमज़ान में दिन भर भूखे प्यासे रहने से जिस्म में पानी की कमी के साथ जल्द खुश्क और बेजान हो जाती है, लेकिन ईद पर अच्छा लगना भी बहुत ज़रूरी है। तो माह सियाम में खुराक कौन सी इस्तेमाल की जाए जिससे जल्द पर अच्छे असरात मुरतब हों, ये बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमना आमिर। पकोड़े, समोसे, कचूरी अफ्तार में और सहरी में पराठे निहारी पाए। इन अशिया का मुसलसल इस्तेमाल जिल्द की खराबी का बायस बनता है और इस पर कील महासे बनने लगते हैं। पानी की कमी भी जिल्द को मुरझा देती है। माहिरीन कहते हैं ग़िज़ा का मतवाज़न होना ज़रूरी है। आपकी स्किन के ऊपर जो भी तली हुई चीज़ें हैं, जो भी ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें हैं, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। जो पिंपल्स निकलते हैं, आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, आपकी स्किन डैमेज होती है। तो उससे बचने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि जो हम रिकमेंड करते हैं वो ये है कि आप जो अपनी मुतवाज़न ग़िज़ा लें, बैलेंस डाइट लें जिसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, आपकी चिकनाइयाँ भी हों। रमजान में भी जिल्द तरोताज़ा लगे, इसलिए अफ्तार और सहरी के दरमियानी वक्फे में पानी पीना ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम रिकमेंड करते हैं बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास जो टाइम होता है अफ्तार और सहर के दरमियान, उसमें मैक्सिमम वाटर इनटेक करें ताकि आपकी स्किन जो डिहाइड्रेशन के इफेक्ट से होता है, जो स्किन ड्राई होती है, उससे बच सके। रमजान के दौरान नींद की कमी भी जिल्द पर मनफी असरात मुरतब करती है। माहिरीन कहते हैं कम से कम 7 घंटे की नींद जरूरी है। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।